हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैं, यानी साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस कोर्स के हिसाब से, इस वीडियो के फोल्डर के हिसाब से हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसी को हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें पार्ट का नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमने जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। आखिर कोई भी पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, तो बताओगे आप केमिस्ट्री। चैप्टर कौन सा पढ़ के आए हो, बताओगे आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी पूछेगा तो सबसे पहला टॉपिक आपसे यही पूछेगा कि तब बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा, यहाँ पर यदि हम हेडिंग लगाएं रासायनिक, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर यदि हम हेडिंग लगाएं तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या होता है, हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे कि H2+O2 बराबर होता है, यानी अभिक्रिया कराने के बाद होता है H2H2O, यानी जल होता है, यानी 2H2 + 2H2O। यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया अभिक्रिया पानी का। अब देखिए पानी किस पदार्थ से बना है। H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बन गया, वाटर, वाटर बन गया। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आसान भाषा में समझिए, ये हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, ये दोनों मिलकर जो बन रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट पदार्थ बन रहा है, अलग पदार्थ बन रहा है। तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर किस माध्यम से बना है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। उदाहरण के लिए एक और हम उदाहरण लेते हैं, आग जलता है, यानी यहाँ पर हम कोई आग लगाते हैं, जैसे ये लकड़ी हो गया, लकड़ी में यदि हम आग लगाते हैं तो लकड़ी कैसे जलता है। एक तो हो गया हमारे ये पदार्थ, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर लकड़ी हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों अभिक्रिया करता है, तब इसमें आग लगता है तो नया पदार्थ बनता है, यानी राख हमें प्राप्त होता है। यानी इसमें से कोई एक नहीं रहे तो क्या अभिक्रिया होगा, नहीं होगा। क्योंकि यदि आप ऐसे जगह पर कुछ जलाने का प्रयास करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको प्रयोग बता देता हूँ कि आप किताब रख दीजिए, उसके ऊपर मोमबत्ती जला दीजिए और उसे गिलास से ढककर जोर से दबा दीजिए, उसे 2 मिनट से कम ही जलेगा और वो मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि जितना देर तक उसके अंदर ऑक्सीजन होगा तब तक तो वो जलेगा, और जैसे उसके अंदर का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी दहन की प्रक्रिया कराने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भी 2 पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। उसी प्रकार हम सांस लेते हैं, तो सांस हमारे अंदर जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं और अभिक्रिया करके हमें क्या बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया के थ्रू प्राप्त हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू। तो उम्मीद है कि इस उदाहरण से आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी भी 2 पदार्थ को हम मिलाते हैं और नया पदार्थ बनता है, नया गुण वाला पदार्थ बनता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम यहाँ पर लिखें कि जब 2 या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ पाए होंगे। बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन है। उदाहरण में आप लोग ये लिख लीजिएगा साफ साफ कि 2H2 + O2
क्या बनेगा 2H2O। ये आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब चलिए, ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान किस प्रकार से करते हैं। जैसे मेला में हम लोग जाते हैं, बहुत सारा चाट का ठेला लगा हुआ है, बहुत सारा। अब उसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं कि किसके पास ज़्यादा भीड़ है, उसी के पास हम लोग जाते हैं खाने। क्यों? क्योंकि हम पहचान करते हैं कि उसके पास भीड़ इसीलिए होगा क्योंकि वो अच्छा बनाता होगा। उसी प्रकार हम लोग, बहुत सारा अभिक्रिया हो रहा है संसार में, लेकिन हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रकार का गैस निकलता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा पहचान है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग मान के चलिए कोई लकड़ी को जला रहे हैं, तो जलेगा तो लकड़ी जैसा नहीं ना प्राप्त होगा, उसका अवस्था चेंज हो गया होगा, यानी राख हो गया होगा। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तीसरा जो आता है, रंग परिवर्तन। यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे। पहला क्या है, पहचान करना, गैस का निकलना, गैस निकलना पहला पहचान है। कोई भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से कोई ना कोई प्रकार का गैस निकलता है। यदि गैस नहीं निकल रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भले नहीं दिखाई देता है लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रकार का गैस निकलता है। दूसरा पहचान है, इसमें देखिए, दूसरे पहचान की बात करें कि पदार्थ का क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं, ये मान के चलिए लकड़ी हो गया, ये लकड़ी हो गया, यहाँ पर हम लकड़ी बना दिए। अब इसको हम लोग जलाएंगे, मान के चलिए इतना हम जला दिए, तो इतना जला दिए तो इन दोनों में परिवर्तन आपको दिखेगा। ये जो जला हुआ है वो राख हो चुका हुआ है, यानी इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा पहचान है रासायनिक अभिक्रिया का। देखिए तीसरा, यदि हम पहचान की बात करें तो रंग में परिवर्तन। क्या होता है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी आपको पता है। जैसे मान के लिए कितना भी महंगा कपड़ा आप खरीद कर लाए हैं और उसमें धीरे से आग लगा दिए, लगा दिए, तो उसका कलर किस प्रकार होगा, रेड कलर का लाए हैं, कोई भी कलर जलेगा तो काला हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये तीसरा पहचान है। चौथे पहचान की हम बात करें, यहाँ पर देखिए, चौथे पहचान की बात करें तो चौथा पहचान हमारा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या होता है, तो सिंपल भाषा में यदि हम आपको बताएं कि कोई भी पदार्थ अभिक्रिया होता है तो लास्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा जरूर बच जाता है। जैसे मान के चलिए आप नमक पानी को घोल दिए और उसको हम धूप में रख दिए, तो क्या होगा कि सब कुछ उड़ जाएगा, लास्ट में बच जाएगा। लास्ट में जो बचेगा उसको अवक्षेप बोलेंगे, हालांकि वो नमक ही बचेगा। लेकिन कोई भी, जैसे सिंपल हम उदाहरण लेते हैं, कुछ जला रहे हैं, मान के चलिए कुछ भी हम जला रहे हैं, कोई पेपर हो गया, तो पेपर कितना भी क्वालिटी का पेपर हो, जलाएंगे तो कुछ ना कुछ लास्ट में थोड़ा सा बच जाएगा। और जो थोड़ा सा लास्ट में बच जाता है उसी को सिंपल अवक्षेप बोलेंगे। तो ये पहचान क्या है रासायनिक अभिक्रिया की, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे तो उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ अवक्षेप बन ही जाता है। ये चौथा पहचान है। पांचवा पहचान है ताप में परिवर्तन। यदि पांचवे हम पहचान की बात करें तो ताप में परिवर्तन।
पांचवा पहचान है यहाँ पर ताप में परिवर्तन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होता है, जरूर होता है। जैसे आप किसी पदार्थ को जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, या फिर हम इस अभिक्रिया को ही करा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि मिलाएंगे तो H2O बनेगा, तो उसके टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहचान यही है, यही 5 ठो आप याद रखिएगा, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगले हम टॉपिक की बात करें। रासायनिक अभिक्रिया और पहचान तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यदि हम हेडिंग लगाएं, क्या हेडिंग लगाएं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हेडिंग लगाएं यदि, तो देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण सिंपल है कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी सबसे पहले उदाहरण हम देते हैं कि पानी कैसे बनता है। तो पानी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान है। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल। सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं जल। सिंपल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जल बनेगा, तो देखिए इतना लंबा लिख रहा है, इसी को हम यदि लिख देते हैं हाइड्रोजन का H2, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 क्यों लगाएंगे आगे हम बताएंगे। अब प्लस ऑक्सीजन का O2, एरो का निशान देकर क्या बनेगा? H2O। तो ये देखिए छोटा सा, बिल्कुल इतना लंबा न लिखकर हम छोटा सा भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा करके लिखना ही रासायनिक समीकरण, ये क्या है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए इसी प्रकार किसी भी लंबा लाइन है उसको हम छोटा करके संकेत की सहायता से, इसका संकेत की सहायता से लिख देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में लिखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए, यह क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है। यानी सिंपल शब्दों में कहें कि किसी भी बड़े जो तत्व हैं या फिर यौगिक हैं उसको हम छोटा करके या संक्षिप्त रूप में लिख दें संकेत की सहायता से, इसी को क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। आई होप आपको रासायनिक समीकरण भी समझ में आ रहा होगा। अब रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम हम लोग पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। अब देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को 2 तरीकों से लिखा जाता है। पहला तरीका क्या है? शब्द समीकरण, और दूसरा तरीका है सांकेतिक समीकरण। अब शब्द समीकरण, सांकेतिक समीकरण क्या होता है? जैसे हम लोग पहले की बात करें, यदि पहला तरीका की बात करें तो पहला तरीका है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, अब शब्द समीकरण होता क्या है? जैसे यदि हम उदाहरण के लिए बनाएं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस समीकरण को आप लोग देख सकते हैं कि यह शब्द में लिखा हुआ है। टोटल लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? शब्द में लिखा हुआ है। तो यह कौन सा समीकरण बोलेंगे? शब्द समीकरण। इसको आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये शब्द समीकरण। तो आई होप आपको शब्द समीकरण समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कोई भी अभिक्रिया लिखा हो, शब्द में लिख दिया गया हो, उसको शब्द समीकरण। अब देखिए सांकेतिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पर यदि हम 2 नंबर हेडिंग लगाएं, सांकेतिक
सांकेतिक समीकरण, सांकेतिक समीकरण की हम बात करें तो सांकेतिक समीकरण भी बिल्कुल उसी प्रकार आसान है कि किसी भी अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संकेत के रूप में लिख देते हैं, उसे सांकेतिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये भी सांकेतिक समीकरण। जैसे इसी अभिक्रिया की हम बात करें कि यहाँ पर यदि हम लिखें, देखो 2Mg मैग्नीशियम का हो गया, 2Mg होता है मैग्नीशियम का, प्लस ऑक्सीजन का O2, इसको यदि हम अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा देंगे अलग से। तो ये समीकरण देखिए, ये तो शब्द में नहीं लिखा गया है, तो ये कौन सा समीकरण है, देखिए यदि हम इसकी बात करें तो Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया, Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इसको यदि हम संकेत के रूप में लिख दिए, ये क्या हो गया, सांकेतिक समीकरण। बस सिंपल है, यहाँ पर लिखेंगे इसका सांकेतिक समीकरण। सांकेतिक समीकरण बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के भाग होते हैं, कई भाग होते हैं। जैसे देखिए तीर के इस साइड एक भाग हो गया, तीर के इस साइड एक भाग हो गया, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, किसको, जैसे यहाँ पर यदि हम हेडिंग लगाएं, रासायनिक अभिक्रिया के भाग, रासायनिक अभिक्रिया के भाग की हम बात करें यदि, तो रासायनिक अभिक्रिया का भाग क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के भाग की बात करें तो लिखेंगे इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देखिए एक भाग इधर और दूसरा भाग इधर, तो इसके 2 भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग होते हैं, तो आसान शब्दों में यदि हम बताएं तो रासायनिक अभिक्रिया के 2 ही भाग होते हैं। जैसे पहला होता है अभिकारक, 1 नंबर यदि पहले भाग की बात करें तो अभिकारक होता है। अभिकारक अब क्या होता है, तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम लिखें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इसी को हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं, 2Mg + O2, ये क्या बन रहा है, 2MgO, ये बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन पदार्थ है, ये पदार्थ है। इसी पदार्थ को ना मिलाकर बनाया जा रहा है, तो ये जो भाग ले रहा है इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक। अब प्रतिफल सिंपल है, दूसरा इसका भाग होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा भाग होता है, पहला अभिकारक हो गया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और दूसरा जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल या फिर इसको उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है, इसको प्रतिफल बोलेंगे। उसी प्रकार आप लोग दूसरा भाग हेडिंग लगाकर लिख सकते हैं। दूसरा भाग क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर प्रतिफल का परिभाषा भी सिंपल आप लोग चेंज करके लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक आपको समझा दिए हैं, अब ये आपको खुद से लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। सिंपल, तो इसका उदाहरण सिंपल यही है, इसी को लिख लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये प्रतिफल लिख लेना है। सिंपल इसका उदाहरण है। तो इतना यदि अभिकारक समझ में आ गया होगा तो इतना आप लोग कर ही सकते हैं। आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाता है इसके भी कुछ नियम होते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या क्या है। नियम भी बिल्कुल आसान है। यदि हम पहले नियम की बात करें तो पहला ये अभिकारक, देखिए पहला नियम क्या होता है कि अभिकारक को उनके सूत्रों एवं संकेतों के साथ
पदों के किस साइड लिखा जाता है, बाएं साइड लिखा जाता है। तो ये देखिए अभिकारक को इसके संकेत एवं सूत्र के साथ कहाँ लिखा गया है, ये बाएं साइड, तीर के बाएं साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक को उनके सूत्रों के साथ तीर के बाएं साइड, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। उसी प्रकार दूसरा यदि हम नियम की बात करें, प्रतिफल को उनके संकेतों एवं सूत्रों के साथ तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को उनके सूत्रों के साथ कहाँ लिखा जाता है, तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। तीर के किस साइड लिखा जाता है, दाएं साइड लिखा जाता है। ये इन दोनों लाइन का मतलब उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तो तीसरा नियम भी बिल्कुल सिंपल है। तीसरा नियम है कि अभिकारक के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है। देखिए ये अभिकारक हो गया, इसके सूत्र के बीच कौन सा चिन्ह दिया गया है, प्लस का। तो लिखेंगे कि अभिकारक के सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यदि हम अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है प्रतिफल के सूत्रों के बीच भी कौन सा चिन्ह दिया जाता है, वही प्लस का चिन्ह। तो अभिकारक या प्रतिफल लिख लीजिएगा यहीं पर, प्रतिफल के सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अब देखिए अब बात आती है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। लिखेंगे चौथा नियम, अभिकारक और प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है, तीर का, ऐसे इसको लिख लीजिए, चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह दिया जाता है। और ये तीर का चिन्ह क्या बताता है, यह चिन्ह लिखेंगे, यह चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। क्या बतलाता है, अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। यह चिन्ह क्या बतलाता है, अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है कि अभिक्रिया इधर से इधर हुआ है। और अभिकारक के जो सूत्र है उसके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्रतिफल के जो सूत्र है उसके बीच भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। ये सब कुछ नियम है रासायनिक समीकरण लिखने के। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। अब देखिए बेसिक कुछ जानकारी है अगले टॉपिक में हमारा, तो टॉपिक नहीं डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। जैसे रासायनिक जो समीकरण लिखा जाता है उसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है। जैसे यदि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल SO4, अभिक्रिया देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर लिखे हैं ZnSO4 प्लस H2, ये बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण में हम लोग इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, जिंक क्या है, सॉलिड है, यानी
ठोस और द्रव और गैस की जानकारी भी हमें प्राप्त करके देता है। क्या? कौन? रासायनिक समीकरण। ये भी फायदा है। ये सॉलिड है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो यहाँ पर जी लिखेंगे। इसकी भी जानकारी हमें ये प्राप्त करता है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमें जानकारी देता है कि यह जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है। ऊष्मा के माध्यम से हो रही है, या फिर ठंडी के माध्यम से हो रही है, या फिर दाब के माध्यम से हो रही है। किस माध्यम से हो रही है यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर यदि आपको कोई भी अभिक्रिया दिया हुआ ऐसे लिख दिया हो तो इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स होता है गर्म करना। तो यह अभिक्रिया किसके माध्यम से हो रही है? गर्म करके अभिक्रिया हो रही है। तो इसकी भी जानकारी हमें ये समीकरण देता है। उसके अलावा एक और शब्द एक और सिंबल आ जाते हैं। आप लोग लास्ट में कहीं देखे होंगे कि ऐसे दिया रहेगा या फिर ऐसे दिया रहेगा। तो जो जिसका मुंह ऊपर रहेगा तो समझ लीजिए कि वो उड़ने वाला है। यानी जिस भी पदार्थ के साइड में, जैसे ये गैस है, इसके साइड में हमेशा ऐसा सिंबल रहेगा, देखिएगा ऐसा, यानी ये जाने वाला है। भगवान के पास नहीं, यहाँ पर गैस के रूप में है ये। तो ये ऊपर उड़ने वाला सिंबल है, यानी गैस है ये, इससे पता लग जाएगा। और जो सॉलिड होगा उसके साइड में ऐसे सिंबल दिया होगा, देखिए ऐसे, यानी ये नीचे बैठेगा। तो ठोस हमेशा नीचे बैठता है, तो इससे क्या पहचान में आएगा कि ये पदार्थ ठोस है। और ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या पहचान में आएगा कि यह पदार्थ गैस है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उससे क्या क्या हमें सूचना प्राप्त होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण इतना मेहनत से हम लोग लिख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। अब क्या क्या फ़ायदा होता है आइए हम लोग देखते हैं इस रासायनिक समीकरण से। तो सबसे पहला फ़ायदा नंबर 1। अब बहुत लोग ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि फ़ायदा का नाम सुनते ही सभी लोग ध्यान से देखने लगते हैं कि क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला फ़ायदा इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें क्या पता चलता है? अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है हमें। ये समीकरण क्या देता है? सूत्र की जानकारी। सूत्र की जानकारी देता है क्या? रासायनिक समीकरण हमें। तो सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा है कि इससे क्या पता चलता है कि कौन कौन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। दूसरा फायदा है कि कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं। कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन पदार्थ बन रहा है। कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है और कौन कौन पदार्थ बन रहा है, इसका भी हमें जानकारी मिलता है। तीसरा फायदा है कि इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? अभिकारक के परमाणुओं की जानकारी। जैसे हम लिखते हैं H2 यानी दो परमाणु, तो इसका भी जानकारी हमें प्राप्त हो रहा है। तो तीसरा फायदा क्या है कि परमाणुओं की जानकारी प्राप्त होता है। अभिकारक के परमाणुओं की जानकारी, अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की जानकारी। अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होता है। अगला विशेषता क्या है? तीसरा विशेषता जो है वो हमें पता चलता है मोल की जानकारी। यानी अभी आपको मोल नहीं समझ में आएगा, मोल हम आगे समझाएंगे कि किसको बोलते हैं। तो फिलहाल आप अभी के लिए लिख लीजिए, मोल की जानकारी प्राप्त होता है। 4 नंबर लिखेंगे कि मोलों की जानकारी भी हमें प्राप्त होता है। 5वां नंबर लिख लीजिए, द्रव्यमान की जानकारी। द्रव्यमान की जानकारी भी हमें प्राप्त होता है किसी भी रासायनिक समीकरण से। तो रासायनिक समीकरण से इतना कुछ फायदा है।
तो फ़ायदा आएगा यदि परीक्षा में, तो उम्मीद है कि आप लोग लिख पाएंगे। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह जानकारी हमें देता है ये। तो देखिए, ये रासायनिक समीकरण हो गया हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये मिलाकर क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो ये समीकरण है, तो देखिए जानकारी दे रहा है 2 परमाणु हैं, 1 मोल है, इसके पहले कुछ नहीं, तो 1 मोल है। 28 ग्राम का ये होता है, भले ग्राम नहीं लिखा गया है लेकिन हम लोग इसे विस्तार पूर्वक यदि लिखें तो ये ग्राम की भी जानकारी देता है, और 1 आयतन इसमें है। उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में देखिए 3 दूना 6 गो परमाणु हुआ, 3 मोल हुआ, 6 ग्राम का हुआ और 3 आयतन इसका हुआ। उसी प्रकार जो अमोनिया बन रहा है उसके देखिए कितने 2 अणु हुए और 3 मोल हुआ, और यहाँ पर 34 ग्राम का ये बनेगा टोटल कितने ग्राम का बनेगा, 34 ग्राम का बनेगा, और यहाँ पर 2 आयतन बनेगा। एक और मार्केबल बात है यहाँ पर कि जितना ग्राम का यदि हम यहाँ पर मिलाएंगे उतना ही ग्राम का यहाँ पर बनेगा, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, 1% कम ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर। जैसे देखिए उदाहरण के लिए यदि हम समझते हैं, यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, 28 6 34। तो देखिए एक्यूरेट 34 ग्राम का यहाँ पर अमोनिया बन रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया को हम कराते हैं तो उसमें जो भी अभिकारक होता है जिसका वजन, उतना ही वजन का जो नया पदार्थ होता है वो बनता है टोटल मिलाकर। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रासायनिक समीकरण के लाभ, यानी रासायनिक समीकरण से फायदा क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक समीकरण के लाभ। रासायनिक समीकरण के लाभ हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए लाभ, पहला फायदा क्या है रासायनिक समीकरण से, तो देखिए फायदा बिल्कुल सिंपल है। इससे क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने से यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, ज़्यादा जगह लगेगा प्लस क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसी को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देंगे तो कम जगह में भी हो जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो सबसे फ़ायदा क्या है कि इससे फ़ायदा नंबर 1, इससे समय और कागज़ दोनों की बचत होती है। अब देखिए दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें, तो दूसरा फ़ायदा है रासायनिक समीकरण से इसके एक निश्चित मात्रा का पता चलता है। इसके एक निश्चित मात्रा, यानी ये कितना ग्राम का होता है, 28 ग्राम का, एकदम निश्चित मात्रा है 28 ग्राम। यानी इसमें ऐसा नहीं दिया है कि लगभग निश्चित ग्राम, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देता है। तो हमें यहाँ पर दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा है निश्चित मात्रा का पता चलता है। तीसरा विशेषता हमारा क्या है, तीसरे विशेषता की यदि हम बात करें तो तीसरा फायदा है कि सभी जगह एक ही प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। यानी मान के चलिए हम लोग भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में हम लोग लिख रहे हैं नाइट्रोजन को N, तो यदि हम मुंबई में जाते हैं तो मुंबई में चेंज नहीं हुआ, मुंबई में भी N ही लिखा जाता है, N ही लिखा जाता है। तो इससे और क्या फ़ायदा है कि संकेत सभी जगह एक समान रहते हैं। इससे हमको बार बार दूसरे जगह का दूसरे तरह याद रखने की आवश्यकता नहीं, एक याद रखिए बस, आपको सब जगह काम करेगा। फ़ायदा है सभी जगह एक ही प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फायदा है रासायनिक समीकरण से। अब रासायनिक समीकरण में कमी भी कुछ था, क्या क्या कमी था आइए हम लोग उसे भी पढ़ते हैं। अब देखिए यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की सीमा की बात करें, लिमिटेशन की बात करें कि क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या हम लोग को पता नहीं कर पाते हैं रासायनिक समीकरण से, तो देखिए सबसे पहला जो बात है वो हम पता नहीं कर पाते हैं कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के सांद्रता का पता नहीं चलता है। अब सांद्रता क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसका सीमा क्या है कि अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने का पता नहीं चलता है। कोई भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उससे ये नहीं डिसाइड हो पाता है कि अभिक्रिया तेजी से हो रहा है या फिर धीरे से हो रहा है। उदाहरण के लिए आपको इधर हम लिखवाए थे, कोई भी समीकरण आप उठा कर देखिए, उसमें ये कहीं नहीं पता चल रहा है कि तेजी से होगा कि स्लो होगा रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया पूरा होगा कि नहीं होगा। मतलब ये समीकरण हम लिख दिए तो बिल्कुल 0 0 में पूरा होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं पता चलता है।
तो 3 प्रकार का लिमिटेशन है हमारा रासायनिक समीकरण में। इसको यदि आ जाता है परीक्षा में रासायनिक समीकरण की सीमा या फिर दोष या फिर डिसएडवांटेज, तो तीनों का मतलब सेम ही है। तो उम्मीद है कि आपको लिमिटेशन भी मालूम चल गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जानते हैं उसके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की यदि हम बात करें तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। इसको हम डिवाइड करें तो और भी टाइप हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है, 8 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। तो पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम पढ़ाएंगे, अभी एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, अभी आप समझ लीजिए कितने प्रकार के। दूसरा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका 2 नाम है, या फिर दे सकते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है अवक्षेपण अभिक्रिया और छठा है ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सातवां है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आठवां का 2 नाम है, आठवां अभिक्रिया 2 प्रकार का है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक ही में भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 8 प्रकार का अभिक्रिया है जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे एक एक करके बिल्कुल विस्तार पूर्वक।